दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की लड़ाई कितनी खतरनाक हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अगर सेंटर और स्टेट में दोनों जगह आप लोगों को सेम सरकार देखने को मिलेगी। तो कभी भी आप लोगों को इस तरीके का मुद्दा देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में आप लोगों को देखने को मिला। यहाँ पर गवर्नर ने पिटीशन सैंक्शन कर दी गई थी चारा घोटाले वाली जब चीजें सामने निकल कर आई थी। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ के टाइम पर देखने को मिला था 2011 में कर्नाटक के अंदर ही सेम सिचुएशन आप लोगों को वहां पर क्रिएट हुई थी। 1995 में ऐसा ही कुछ केस आप लोगों को देखने को मिला था बेसिकली जयललिता जी के खिलाफ में। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की लड़ाई कितनी खतरनाक हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो इस टॉपिक में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये निकल कर आ रहा है कर्नाटका की साइड से। कर्नाटका सरकार के द्वारा सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर को ही प्रोसिक्यूट करने का जो कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है, और गवर्नर साहब ने यहां पर इसके लिए परमिशन दे दी है। एक बात ध्यान रखना, जब भी यहां पर गवर्नर के द्वारा कुछ किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो एक बात तो दिमाग सीधा सीधा माइंड में क्लियर कर लेना कि भाई गवर्नर जो है किसी और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, और यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है। अगर सेंटर और स्टेट में दोनों जगह आप लोगों को सेम सरकार देखने को मिलेगी, तो कभी भी आप लोगों को इस तरीके का मुद्दा देखने को नहीं मिलेगा कि गवर्नर ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया हो। यहाँ पर ये हमेशा आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा जहां दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को नजर आएगी। अभी मुद्दा क्या है, पहले आप लोग मुद्दा समझिए, फिर आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमारे देश के अंदर में साउथ में आप लोग जाओगे, एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटका चारों तरफ से आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी न किसी स्टेट से इधर घिरा हुआ है, और एक साइड में आप लोगों को यहाँ पर ओपन बॉर्डर नजर आएगा। तो यहां पर एक साइड में गोवा हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। तो ये टोटल राज्य इसको मिलाकर आज की डेट में 6 हो जाते हैं जो कि कर्नाटक को टच करते हैं। पहले 5 हुआ करते थे, पर 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए, तो आज की डेट में 5 में एक और ऐड हो गया, तो 6 राज्य इसके बॉर्डर को टच करते हैं। कर्नाटक के अंदर में जो गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब के द्वारा क्या किया गया, अभी यहां पर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया गया चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के खिलाफ। तो यहां पर ये जो इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमिशन दी गई है, ये किस मुद्दे में दी गई है, आप लोग यहां पर इसको समझिए। एक पर्टिकुलर यहां पर मुद्दा है, और ये है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को जब सारी स्टोरी पता चलेगी इसके बारे में। इसको बोलते हैं मैसूर अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटी। तो ये बोला जा रहा है कि मैसूर डेवलपमेंट जो ऑथोरिटी है यहाँ पर, इसके अंदर में जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे रिलेटेड लैंड है जो उनकी वाइफ को यहाँ पर इसके अंदर में अलॉट की गई है, और उसके बाद उसके अंदर में घपलेबाजी यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर इस चीज को चेक करने के लिए, इस चीज के ऊपर यहाँ पर एक याचिका दायर की गई यहाँ पर, कि भाई साहब जो पिटिशन डाली गई यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा, जिनका नाम प्रदीप है, और भी कई सारे हैं इनके द्वारा, कि गलत तरीके से इनकी वाइफ को इसके अंदर में यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है, और ये करप्शन का केस बताते हुए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में ये एक तरीके से जो पिटिशन डाली गई, इस पिटिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कर्नाटक के गवर्नर ने परमिशन दे दी है। यानी कि चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर गवर्नर हो गए, उनके खिलाफ ऐसा नहीं कोई भी आएगा मुंह उठाकर कुछ भी बोलकर कुछ भी कर चला जाएगा। उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाकर यहां पर ये चीजें कंप्लीट होगी। इसके लिए क्या कोई हमारे देश के अंदर में कानून है, अगर इसको समझा जाए? और क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? और ये कहते हैं मनु शर्मा पहले भी ऐसा हुआ है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी हिस्ट्री कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये ऐसा नहीं कि बस आज ही स्टार्ट हुई है और आज ही हो गई, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। ये रियलिटी है, अगर पास्ट में हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो इस तरीके की चीजें कई बार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर गवर्नर ने पिटीशन सैंक्शन कर दी गई थी चारा घोटाले वाली जब चीजें सामने निकल कर आई थी। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ के टाइम पर देखने को मिला था 2011 में कर्नाटक के अंदर ही सेम सिचुएशन आप लोगों को वहां पर क्रिएट हुई थी। 1995 में ऐसा ही कुछ केस आप लोगों को देखने को मिला था बेसिकली जयललिता जी के खिलाफ में, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। वो मुद्दा तमिलनाडु से निकल कर आया था। तो मनु शर्मा ऐसा पहले भी हुआ है, तो ये नहीं कि ये पहली बार हुआ है। आखिर हो कैसे रहा है, अब ये समझो। यहाँ पर गवर्नर साहब को यहाँ पर ये पावर मिलती है ऐसा कुछ करने के लिए, जो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट है यहाँ पर 1988 का, इसमें सेक्शन 17 ये ए देखने को मिलेगा। और दूसरा सेक्शन जो यहाँ पर सेक्शन 218 है, यहाँ पर ये भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता जो अभी आप लोगों को देखने को मिला है नया लेटेस्ट वाला,
इसके अंदर में जो नए कानून है उसमें सेक्शन 218 में यहां पर गवर्नर को यह पावर दी गई है कि गवर्नर इस तरीके से यहां पर अगर कुछ भी केस आता है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो गवर्नर के हाथ में पावर है कि उसको सैंक्शन परमिशन देना या फिर उसको रोकना। और ये गवर्नर ओनली यहीं से ही नहीं, आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट का केस भी है एक, जहां से यहां पर गवर्नर इस तरह की पावर लेता है। ये देखो यहां पर ये केस है जो कि रेफरेंस है 2004 का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिसमें गवर्नर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हुए सैंक्शन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को, यहां पर प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेकडाउन अगर होने से बचाने के लिए रूल ऑफ लॉ को, इस तरीके से यहां पर गवर्नर जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। और सेम कंडीशन में आप लोगों को बताऊं, यहां पर एक डिसीजन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का और है जो कि इस आर्टिकल में तो इन्होंने नहीं दिया है, वो आगे चलकर एक आर्टिकल और छापा गया है इसी टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि बड़ी बात है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को हटाना, मतलब उसके खिलाफ एक तरीके से यहां पर केस चलाना, तो ये कोई आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम कोर्ट में ऐसे केसेस पहुंचते रहते हैं। तो एक केस आप लोगों को देखने को मिलेगा 1982 का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिसमें यहां पर गवर्नर जो है एक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली चीफ मिनिस्टर के प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जो है, मतलब उसके लिए जो है यहां पर ये परमिशन देना या फिर नहीं देना, ये गवर्नर जो है अपने आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें उनको विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। ये ऐसा क्यों बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, खुद ऐसा क्यों बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है भाई साहब, उसके मुखिया कौन होते हैं? उसके मुखिया होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। अगर चीफ मिनिस्टर जो है, अगर उनसे पूछकर ये काम किया जाएगा, तो क्या आप लोगों को लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद बोलेगी गवर्नर को कि भाई चीफ मिनिस्टर को उठा के फेंक दो? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मुंगेरी लाल के सपने। तो चीफ मिनिस्टर को अगर हटाना है तो भाई सीधी सीधी बात यहां पर यह कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो डिस्कस ही नहीं करना है। तो यहां पर सीधा सीधा जो पावर चली जाती है वो गवर्नर के हाथ में चली जाती है कि भाई वो परमिशन दे दी उसने कि देख लो अब क्या करना है। एक तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए एक तरीके से। यहां पर अगर कोई ऐसा तो नहीं, कोई नॉर्मल कोई पर्सन है भाई साहब, कोई रिक्शा वाला है, चीफ मिनिस्टर है यार, तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा तो देखना पड़ेगा। तो एक तरीके से डिसीजन ये रहता है कि कोई बायसनेस इसके अंदर में देखने को नहीं मिले एक तरीके से, क्योंकि उसके हटने के बाद में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है स्टेट के अंदर में। तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे डिसीजन यहां पर लिए जा सकते हैं, और पास्ट में भी ऐसे डिसीजन लिए जा चुके हैं। पर लेकिन मुद्दा क्या होता है, जब भी कोई ऐसा डिसीजन निकल कर आता है, पॉलिटिकल रिएक्शन निकल कर आती है। तो यहां पर भी ऐसा हुआ। तो डिप्टी सीएम जो है उनके द्वारा बोला गया यूनियन गवर्नमेंट हमारे साथ में खेला खेल रही है भाई, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को यहां पर हटाने की कोशिश कर रही है, जैसा पास्ट में यहां पर किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई पावर में ऐसा है जो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, तो पास्ट में उनके द्वारा खेला खेला गया है, ये फिर से खेला खेल रहे हैं। ये आरोप डिप्टी सीएम के द्वारा यहां पर लगाए गए। और इसी के साथ में अपोजिशन में जो बैठे हुए हैं यहां पर कर्नाटका के अंदर में, वो कौन है जो यहां पर, वो है बीजेपी और जनता दल। ये यहां पर गवर्नर के डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया, शाबाश, सही काम किए हो ठीक यहां पर। तो इसके चलते वो डिमांड कर रहे हैं कि जब गवर्नर ने भी यहां पर सैंक्शन कर दिया गया है इनको हटाने के लिए, तो भाई गवर्नर को रिजिग्नेशन सौंप दो अपना यहां पर। यानी कि इनको बोला है चीफ मिनिस्टर को कि गवर्नर को अपना रिजिग्नेशन दे दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर आरोप लग चुके हैं। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है वो यहां से सुनो आप लोग। यहां पर जिनके ऊपर आरोप लगाए गए वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो ये आप लोग कह रहे हो यहां पर कि इसके अंदर में घपलाबाजी की गई है, तो ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा ये जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला ये जो अलॉटमेंट था, जिसे बोला गया 14 यहां पर ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल साइट जो है इनकी वाइफ के नाम पर यहां पर गई है, बिना किसी पेपर के प्रॉपर एक तरीके से एक्वाइजेशन किया गया है। तो ये तो सारी की सारी स्कीम 2021 की है, और 2021 में तो यहां पर बीजेपी पावर में थी। तो बीजेपी के टाइम पर यहां पर ये गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है यहां पर? तो इसको लेकर सीधा सीधा जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि वो उसके पाले में गेंद फेंक रहा है और वो उसके पाले में गेंद फेंक रहा है। अभी यहां पर मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है? अभी यहां पर यह कि अगर इसको देखोगे तो गवर्नर साहब के द्वारा नोटिस इशू किया गया था सिद्धारमैया साहब को 26 जुलाई को, और अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये इनके जो यहां पर, इसके बाद में फिर यहां पर एक आफ्टर दिस जो कंप्लेन जो है वो फाइल की जा रही है प्रोसिक्यूशन के लिए कि परमिट किस तरीके से यहां पर किया जाए। तो क्वेश्चन था कि एक तरीके से शुड नॉट परमिट, पर लेकिन अभी यहां पर परमिट कर दिया गया है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको लेकर अभी जो सिद्धारमैया साहब जो है वो यहां पर रेस्पॉन्ड किया उन्होंने फिर कि डिनाई किया एलिगेशन कि एक तरीके से गलत तरीके से है,
और ये एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हो कि ये इसलिए भी यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि इसको लेकर अभी अगर आप लोग ध्यान से समझोगे कि उस टाइम पर सरकार किसकी है, आरोप लगा रहे हैं अपोजिशन वाले, तो इसके चलते यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया गया, सोकोज नोटिस चल रहे हैं, तो ये सारा मुद्दा एक तरीके से एक दूसरे पर उछाला जा रहा है। तो जो एलिगेशन है यहाँ पर अगेंस्ट द गवर्नर लगाए भी जा रहे हैं यहाँ पर, तो स्टेट जो मिनिस्टर है यहाँ पर कांग्रेस के जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो बीजेपी की लीडरशिप में, यानी कि फिर से वही बात बोली जा रही है कि जो बीजेपी की लीडरशिप है यहाँ पर उसका पॉलिटिकल मूव है यहाँ पर इसके पीछे। पर लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं, हमारे देश के अंदर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, दो जगह होती है, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर दोनों को इक्वल पावर दी गई है हमारे संविधान के अंदर में। ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह काम करेगी, वहां पर प्राइम मिनिस्टर होंगे, वहां पर भाई साहब प्रेसिडेंट होंगे, वहां पर उनकी खुद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वहां पर सारे अलग बिल उनके आएंगे, पूरा काम चलेगा। संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में उनका एरिया भी बताया गया है कि यूनियन लिस्ट में जो भी यहाँ पर काम होंगे वो सारे ये करेंगे। इसी के साथ में स्टेट लिस्ट में जो काम होंगे वो सारे स्टेट वाले करेंगे। तो यहाँ पर इनका चीफ मिनिस्टर भी होगा, यहाँ पर इनका गवर्नर भी होगा, यहाँ पर इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगी। तो यहाँ पर ये सारे काम करेंगे मिलकर स्टेट लिस्ट वाले। तो बकायदा संविधान निर्माताओं ने एक डिवीजन क्रिएट किया ताकि एक दूसरे की थाली में जाके मुंह ना मारे और प्राण आराम से अपना अपना खाना खाएं और अपने अपने एरिया में काम करें। तो इसलिए यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं है, पर लेकिन दोनों को काम करना है संविधान के दायरे के अंदर ही, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बोलो संविधान, तो इसके दायरे के अंदर रहकर दोनों को अपना काम करना पड़ेगा। आप लोग इसको अलग नहीं कर सकते इससे, ये बात आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब कहने का सीधा सीधा ये हो गया कि दोनों अपने अपने काम करो पर संविधान के दायरे में रहकर काम करो। और यही हमारे देश के अंदर में एक फेडरल सिस्टम है जिसको आप लोग संघवाद का ढांचा बोलते हो। और इसको अभी जब से हमारे देश के अंदर में कहीं ना कहीं जो नीति आयोग आया है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है बताइए जरा। तो नीति आयोग जब से आया तब से यहां पर इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया है, यानी कि मिलजुल कर काम करने वाला फेडरलिज्म यहां पर बोला गया है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और सबको एक साथ में बैठाया जाएगा तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को मुखिया बनाकर इस तरीके की टेबल पर बैठा देंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो मुखिया हो गए, नहीं, प्राइम मिनिस्टर मुखिया नहीं है भाई साहब, सारे के सारे मुखिया हैं अपने अपने एरिया के। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसके चलते आप लोग यहां पर याद रखेगा। और इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की जब मैं बात करता हूं तो याद रखना संविधान में बकायदा आर्टिकल भी लिखे गए। आर्टिकल 50 आप लोगों ने मेरे से कई बार सुना होगा, मैं कहता हूँ 50-50 दोनों के बीच में मतलब नहीं, एक तरीके से 50-50 हो गया दोनों के बीच में। तो 50-50 हो गया मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कल को चलकर कोई भी अगर डाउट हो तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है ये इस तरीके से आप लोगों को बताया ताकि आप लोग इसको समझो, क्योंकि कई सारे आर्टिकल है और आगे भी आर्टिकल छपेंगे। तो मुद्दा क्या है, कंडीशन क्या है, कुछ कुछ बातें आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा मुद्दा। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए, उसको उसको दूर किया जाएगा। और अपना फीडबैक दे दिया करो जब भी आप लोगों को लगे कि यार टॉपिक में कुछ भी एक तरीके से आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर कुछ डाउट है, तो फीडबैक जरूर दिया करो उसको ताकि और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक।